नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायगढ़ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने खरसिया को बड़ी सौगात दी है। 205 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मौके पर मंत्री टेकाम महंत राम सुंदर दास मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने खरसिया को बड़ी सौगात दी है, जिनमें 205 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है। वहीं मौके पर मंत्री टेकाम महंत राम सुंदर दास मौजूद रहे। हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं रायगढ़ से, न्यूज 18 संवाददाता। हरपाल, आज बड़ी सौगात रायगढ़ को मिली है इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान। जी प्रसाद, बिल्कुल। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 3 दिनों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आज रायगढ़ के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वृंदावन में भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभी रखा गया है। बता दें, इससे पहले खरसिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों की सौगात आम जनता को दिए हैं, जिसके बाद वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने के लिए हाल के वृंदावन गांव पहुंचे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया, जो कि 6 बार के विधायक रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। जिसके बाद अभी भेंट मुलाकात में मंच पर लोगों से संबोधित कर रहे हैं और उनको समस्याओं को सुन रहे हैं उनकी, और अभी लोगों से हालचाल जान रहे हैं कि शासकीय योजनाओं के आखिर जमीनी हालात क्या है। लोग भी काफी उत्साह से मुख्यमंत्री बघेल जी का स्वागत कर रहे हैं और काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर उनको सुनने के लिए पहुंची हुई है। अभी यहाँ भी करोड़ों रुपए की सौगात देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जी हरपाल, अभी पूछताछ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ क्या? बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ क्या मुख्यमंत्री का लोगों के साथ? जी, अभी मुख्यमंत्री जी का मुलाकात का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। बातचीत अभी नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि या जो भी योजना से लाभान्वित लोग हैं, वो अपने मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर खास तरह से टोपी का एक प्रावधान है, जिसे पहनाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, वे अभी भेंट मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के विधायक उमेश पटेल भी है, साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम टेकाम जी है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय विधायक लालजीत निगराथिया है, वो भी मौजूद है। उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है धर्मजयगढ़, और उनके ही पिताजी चनेश राम राठिया है, जिनकी मूर्ति का अभी अनावरण किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरपाल आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के किसानों को एक और बड़ी सौगात मिली है। समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की भी खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार समर्थन मूल्य पर ये खरीदी होने जा रही इन चीजों की। वहीं मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान भी आया है इस संबंध में। प्रदेश में सब्सिडी का दायरा बढ़ाया गया है। धान के साथ दलहन, तिलहन को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी भी की जाएगी। प्रदेश के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। निर्धारित सरकारी रेट पर खरीद करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां पर धान खरीदी एक बड़ा काम है, और सेंट्रल ने कंडीशन लगाया है कि केवल धान में हम सब्सिडी देंगे तो हम उसको मान्य नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमने इसको विस्तार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इसका दायरा बढ़ाया है माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अब धान के साथ दलहन और तिलहन इसका भी खरीदी किया जाएगा। तो उस दायरे में उड़द और बाकी जो फसल है उसको भी ला रहे हैं, जैसे रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया। तो मिलेट मिशन के तहत उसको भी खरीदी किया जा रहा है। तो ये इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, और एक उसका शासकीय रेट रहेगा, उस दर में लोग खरीदेंगे और उससे नीचे कहीं पर बिकने का सवाल नहीं होगा। सरकारी एक रेट निर्धारित रहेगा
जैसे धान का रेट निर्धारित है, उससे अगर किसी को खुले बाज़ार में ज़्यादा लेना है तो ले सकता है, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों के लिए निर्धारित रहेगा तो लोगों। तो अभी तक छत्तीसगढ़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करता आया है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है धान का छत्तीसगढ़। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में केवल धान ही समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि इसके अलावा अरहर, मूंग और उड़द की दाल भी अब समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कुछ और भी जो फसलें हैं उन्हें भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, बड़ा लाभ इसका सीधा किसानों को होगा? बिल्कुल, देखिए, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और ये वजह, इसका कारण ये है कि ज़्यादातर जो है वो धान की खेती यहाँ पर की जाती रही है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंजेस के साथ में ये भी ज़रूरी हो गया था, और किसानों की बेहतरी के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो और भी जो फसलें हैं उसको जो है फसल परिवर्तन जो है उस पर भी ध्यान दें। और अब अगर हम बात करें तो एक ये भी कारण बताया गया है कि चूंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर वो सब्सिडी देगी, लगातार राज्य सरकार देगी, तो ऐसे में वो धान खरीदी जो है वो उसको लेकर सख्त हो सकते हैं, मान्य नहीं करेंगे। ऐसे में जो है दूसरा रास्ता भी ये निकाला गया है कि धान के साथ में जो है दलहन तिलहन की भी खेती जो है उसको भी समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मदद हो सके। और अगर बात करें इसको चूंकि समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी तो बिचौलियों से भी वो बच पाएंगे, और कोदो, कुटकी, रागी इसको भी समर्थन मूल्य में खरीदने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग फसलें जो है वो भी उगाना जो है वो किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा इससे। खासतौर पे अगर हम बात करें तो दलहन जो है, दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं उसको भी उगाने में किसानों को एक तरह से कहें कि प्रोत्साहन मिलेगा, और उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार लगातार जो है इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन जब इस तरीके से समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा और उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर किसान उत्साहित होते हैं और उस खेती की तरफ, उस तरह की जो फसलें हैं उसकी खेती करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। जी, तो एक बड़ी बात ये इसका भी साम से मान सकते हैं क्या, चूंकि सरकार को अब लोगों के पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए कोदो, कुटकी, रागी की आवश्यकता भी है, तो अब समर्थन मूल्य पर भी खरीदा जा रहा है, दोनों तरफ लाभ जाहिर तौर पर। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो दलहन को लेकर जो है अन्य राज्यों पे, खासतौर पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र पे डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है राज्य की, तो ऐसे में ये भी कोशिश है कि अपना राज्य जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, और सिंचाई और तमाम तरह के साधन जब बढ़ते हैं तो उस तरह की खेती को लेकर भी कोशिश की जाती है जिसकी फसलों को लेकर हम दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट होते हैं। दलहन को लेकर अगर बात करें तो लगातार दलहन का रकबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। राहर को लेकर कहे तो पहले महाराष्ट्र में चूंकि बहुत ज्यादा खेती होती है तो उस पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ के खेतों में जाएंगे तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन बढ़ा है दाल का, और अब समर्थन मूल्य पर सरकार भी खरीदने जा रही है। शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर है। बिजली बिल बढ़ाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी का बयान आया है, जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। जिन्होंने वादा किया तो बिजली बिल हाफ का किया था, अब जनता की जेब साफ कर रही है सरकार। 3 साल में 3 बार से ज्यादा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। ये बड़ी खबर रायपुर से। दरअसल बिजली बिल बढ़ाए जाने को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई है। विश्व में ऐसी झूठी सरकार कहीं नहीं होगी जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रही है। 3 वर्षों के कार्यकाल में 3 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, और इस बार तो 13% से ज्यादा बिजली बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डालने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो अब इन झूठे वादे करने वाली सरकार से जनता कह रही है कि आपने कहा था बिजली बिल हाफ, कर रहे हो हमारी जेब साफ। भूपेश की कांग्रेस सरकार, अब जनता को कर दो माफ। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस, आपको बता दें, सरकार ने मजबूरी में बढ़ाए हैं बिजली के दाम। बिजली की दर में बढ़ोतरी के लिए केंद्र जिम्मेदार है। पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं करा रही केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है। हर बिजली कंपनी को 10% आयातित कोयला इस्तेमाल करना होगा, और 5% से ज्यादा है आयातित कोयले की कीमत। कोयले का दाम बढ़ने से बिजली दर में बढ़ोतरी
हुई है। के दाम में जो बढ़ोतरी करने की मजबूरी राज्य सरकार के सामने है, उसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार विद्युत कंपनी को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि हर विद्युत कंपनी को 10% तक आयातित कोयला उपयोग करना होगा। जो हमारे राज्य का कोयला है उसकी कीमत से आयातित कोयले की कीमत लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत कंपनी को VCA वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ोतरी करनी पड़ी और इसके कारण विद्युत के दामों में लगभग 30 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई है। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, प्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी है। सभी विभागों से ऑनलाइन प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। बजट से पहले सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी विधायकों के टेबल पर मॉनिटर भी होंगे। बजट प्रकाशित करने में आने वाले खर्च की बचत भी होगी इससे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के बीच कामकाज और आसान हो जाएगा, साथ ही कर्मचारियों की भागदौड़ भी इससे बचेगी। अब तक उत्तराखंड, असम, ओडिशा में डिजिटल बजट पेश हो चुका है। केंद्र सरकार ने भी साल 2021 और 2022 का बजट ऑनलाइन पेश किया था। साल 2022 और 23 के लिए सरकार का एजेंडा तैयार हो रहा है। नया बजट चुनावी बजट माना जा रहा है और कई रियायत और सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बजट पेश होने की संभावना भी है। क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाया है और उनका शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी सरकार ने उठाया है। तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा और कोई मदद किसी अनाथ और बेसहारा बच्चों को नहीं हो सकता है। शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तो अब इस बार आपको बता दें कि ऑनलाइन बजट पेश किया जाएगा या डिजिटल बजट बल्कि इस बार पेश किया जाना है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर है। मालगाड़ी से अलग हुए 17 डिब्बे, अधूरे डिब्बों के साथ मालगाड़ी जांजगीर चांपा पहुंच गई, चांपा जंक्शन पहुंच गई। 2 डिब्बों के बीच की कपलिंग टूटने से 17 बोगियां अलग हो गई और बिलासपुर और चांपा के बीच पटरी पर मौजूद हैं अलग बोगियां। आपको बता दें बिलासपुर से चांपा की ओर जा रही थी मालगाड़ी। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां मालगाड़ी से 17 डिब्बे अलग हो गए। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, और 17 डिब्बे मालगाड़ी से अलग हो गए, इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को नहीं लगी क्या? दूसरी बात, किसी तरह के कोई हादसे की आशंका तो नहीं है? अभी भी बताया जा रहा है कि पटरी पर मौजूद हैं ये डिब्बे। जी प्रशांत, देखिए अभी तो किसी प्रकार की कोई हादसे की जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो ताजा जानकारी यही है कि बिलासपुर से जो है मालगाड़ी चांपा की ओर जाने के लिए निकली थी और इसी दौरान बिलासपुर से चांपा रेलवे स्टेशन के बीच में जो है 2 बोगियों के बीच की कपलिंग जो होती है ज्वाइंट, वो टूट गया और इसकी वजह से जो 17 बोगियां थी वो पीछे छूट गई और आधे अधूरे बोगियों के साथ जो है जब चांपा जंक्शन पर ये इंजन पहुंची तो ये पता चला और उसके बाद जो है अब ये पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पे रुका है और उस बीच में जो कई रेलवे स्टेशन है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है कि जो 17 बोगियां रुकी हुई है वो कहाँ पे है और इसके लिए बिलासपुर जो मेन रेलवे का ऑफिस है वहां के रेस्क्यू टीम को भी सूचित किया गया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी प्रशांत। जी शुक्रिया रोहित। और जशपुर से बड़ी खबर है, धरने पर बैठे छात्र छात्राएं प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। बिमड़ा के सरकारी स्कूल का ये मामला है, गलत व्यवहार करने का जो छात्र छात्रा हैं वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां पर छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए हैं और इनकी मांग है कि जो प्रिंसिपल है उन्हें हटाया जाए। जशपुर के बिमड़ा के सरकारी स्कूल का ये मामला है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि जो प्रिंसिपल हैं वो गलत व्यवहार करते हैं। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। दीपक, क्या आरोप इन छात्र छात्राओं का, किस तरह का ये गलत व्यवहार करते हैं और क्या मांग कर रहे हैं ये? जी प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि बगीचा विकासखंड के बिमड़ा हाई स्कूल में
एक सहायक ग्रेड 3 बाबू पदस्थ हैं जिनका नाम है अंजनी खरे, और छात्र छात्राओं का आरोप है कि वो स्कूल में जो है जो छात्र शिक्षक हैं उनके बीच जो है विवाद पैदा करते हैं और अक्सर जो है शिक्षकों में दो गुट बनाकर विवाद को उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई प्रभावित रहती है। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो अक्सर मौके से नाराज रहते हैं और पूरा स्कूल का संचालन लगभग जो सहायक ग्रेड 3 बाबू हैं वो करते हैं। तो इसी मांग को लेकर जो है आज सुबह जो है 10 बजे से स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे सीधा जो है धरना शुरू कर दिया। स्कूल के बाहर जो है सारे बच्चे बैठ गए और इस मामले की सूचना जो है जिले के आला अधिकारियों को दी गई। मौके पर जो है जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बात बेबी एलिफेंट की। जशपुर के जंगल से भटककर एक बेबी एलिफेंट गांव आ पहुंचा है। लोग उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल खुश हो गया होगा। क्या बड़े क्या छोटे, सभी उसे एक बार छूना चाहते हैं। उसे पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उसके साथ फोटो उतरवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दोबारा उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। बात बिल्कुल सही भी है, बार बार यह मौका नहीं मिलेगा। ये बेबी एलिफेंट जंगल का रास्ता भटककर गांव में पहुंच गया। ये यहां कैसे पहुंचा ये अलग बात, लेकिन अपने बीच हाथी के बच्चे को पाकर गांव वाले खुश जरूर हो गए। जितना लोग खुश हैं उतना ही बेबी एलिफेंट को भी मस्ती करना अच्छा लग रहा है। तस्वीरें जशपुर के समटगा गांव की हैं। यहां पहुंचे इस हाथी के बच्चे के साथ लोगों ने मस्ती कर ली, फोटो निकलवा ली, वीडियो बना लिया। अब इस बच्चे का क्या करें? गांव वालों की चिंता बढ़ी कि इसे इसके झुंड तक कैसे पहुंचाया जाए। इतना आसान नहीं था इसे जंगल में छोड़ना। मन में डर था कि कहीं हाथियों का झुंड मिल गया तो। खैर, लोगों ने वन विभाग को खबर कर दी। वन विभाग की टीम जब तक यहां पहुंचती तब तक उसे संभालने के लिए लोगों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद एक पेड़ से बांध दिया। अब जरा देखिए, पेड़ से इस बेबी एलिफेंट को बांध तो दिया, लेकिन वो आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। पूरा जोर लगा रहा था कि कैसे भी हो वो आजाद हो जाए। गांव वालों ने उसे खाने के लिए भी दिया, लेकिन वो कहां मानने वाला था। गांव वालों को भी चिंता थी कि कहीं वो छूटकर सड़क पर ना आ जाए, नहीं तो वाहनों से चोट पहुंच सकती है। वो बस उस पर बराबर नजर रखे थे। आखिरकार गांव वालों का कुछ घंटों का इंतजार खत्म हुआ। वन विभाग की टीम आई, हाथी के बच्चे को खोला गया और उसे अपनी मां तक पहुंचाने के लिए जंगल ले जाया गया। घने जंगलों के बीच उसे ले जाकर छोड़ा गया। कुछ देर में बेबी एलिफेंट जंगल में ओझल भी हो गया। इस बच्चे को हाथियों के दल के पास। और इस वक्त भोपाल लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं, सुनिए। कि एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना यह सरकार का अधिकार है और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था। और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना था, उनको तथ्यों से मतलब नहीं है। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से न आ पाए इस बात का प्रयास किया।
सरकार स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बता रहे हैं कि वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है और कई मौकों पर इस्तेमाल हुआ है, कई मौकों पर इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ है। सरकारों ने वक्तव्य दिया है अलग अलग मसलों पर। तो दरअसल आज मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी शोर शराबे के साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य देना शुरू किया तब विपक्षी विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से कहा गया था कि पहले विपक्ष को सुने फिर आपकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अभी हमने कतिपय अनियमितताओं के खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 को हमने नौकरी के बाहर निकाला है। लगभग 24 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। कई के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं अनियमितता है तो उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन सीएम शिवराज को सुन रहे थे आप और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।